जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आई होप कि आपको पिछला अपना लेक्चर जो है वो अच्छी तरह समझ आ गया होगा। हमने पिछली दफ़ा पैरामीटराइजेशन ऑफ द कर्व्स ही को कंटिन्यू किया था, जिसमें पिछली दफ़ा मैंने आपको बताया था कि हम पैरामीटराइज्ड कर्व का स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव dy बाई dx कैसे कैलकुलेट किया था। देन हमने dy बाई सेकेंड डेरिवेटिव में हमने कर्वेचर को फाइंड आउट किया, क्योंकि हमें कर्व्स के कर्वेचर, बेंडिंग उसकी और उसकी शेप क्योंकि फाइंड आउट करनी होती है, तो सेकंड डेरिवेटिव भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा हमने पैरामीटराइज्ड कर्व की लेंथ भी फाइंड आउट की, कैसे उसके फॉर्मूला हमने बनाया। देन हमने एरिया ऑफ द सरफेसेस भी कंप्यूट करना आपको बताया था। उसके बाद हम पोलर कोऑर्डिनेट्स पे आ गए। मैंने आपको बताया था कि पोलर कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि हर चीज़ जो है रियल लाइफ में वो आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में उसको नहीं शेप को नहीं बता सकते, इसलिए हमें ज़रूरी होता है कि हम अपने पोलर कोऑर्डिनेट्स, जहाँ के पाइप्स की बात आती है, स्फीयर्स की बात आती है, जहाँ कर्वेचर बेंडिंग की बात आती है, तो हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं। सो हमने पोलर कोऑर्डिनेट्स आपको बताए। और फिर एक बड़ी इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में आपके हर पॉइंट जो है वो यूनिक पॉइंट होता है। मतलब अगर आपके पास कोई भी प्लेन में पॉइंट है एक्स वाई, तो उसके साथ कोई दूसरा पॉइंट होगा तो उसके भी वही कोऑर्डिनेट्स होंगे, वो आपके यूनिक होंगे। लेकिन पोलर कोऑर्डिनेट्स में हमने आपको बताया कि एक पॉइंट के लिए हम बहुत सारे कोऑर्डिनेट्स, पोलर कोऑर्डिनेट डिफाइन कर सकते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आपका जो एंगल है वो, अगर आपके पास एक एंगल है तो आपकी जो लेंथ है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी, तो देन वो थर्ड क्वाड्रेंट भी में भी उसके कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं। इसी तरह से अगर सेकंड क्वाड्रेंट है तो वो सिमेट्री उसकी जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट के साथ होती है। और हम अभी आपको काफ़ी सारी मैंने एग्जांपल बताई भी थी, आगे भी हम चल के कुछ थोड़ा सा देखेंगे कि ये क्या चीज़ें हैं। और ये है कि उनकी यूनिकनेस नहीं है, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा पोलर कोऑर्डिनेट्स में केयरफुल होने की ज़रूरत होती है। और उसके बाद हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को पोलर कोऑर्डिनेट के साथ रिलेट किया था कि x इज़ इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज़ इक्वल टू आर साइन थीटा। और फिर उससे हमने डिफरेंट शेप्स जो है वो आपको बताई थी, एग्जाम्पल्स भी बताई थी। फिर हमने क्लासिफिकेशन उसमें की, पैराबोला की भी, हाइपरबोला की भी, सर्कल की भी। फिर हमने पोलर कोऑर्डिनेट्स में कुछ ग्राफ्स भी ड्रा किए, और उसमें हमने आपको बताया कि सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस हो तो क्या कंडीशंस हैं, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस हो तो क्या कंडीशन है, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन हो तो क्या कंडीशन है। और यही बात जो मैंने आपको बताई कि यूनिकनेस जो है वो यहाँ पे आके उसके पोलर कोऑर्डिनेट्स की यूनिकनेस उस तरह से नहीं रहती। ग्राफिंग हमने की। फिर उसके बाद हमने टेंजेंट लाइंस के को हमने बनाया। फिर उसके बाद हमने आपको डिफरेंट जो है एग्जांपल्स बताई थी जो ग्राफ के साथ। तो आगे हम इसी पोलर कोऑर्डिनेट को फ़िलहाल हम आपको कुछ थोड़ी सी इसकी इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताते हैं। तो हम यहाँ से हमने छोड़ा था, तो हमने ये किया था कि हमने सिंपल जो था वो एक्स वाई कोऑर्डिनेट किए, और हमने थीटा को जो था वो वेरी किया, और उसके साथ साथ हमने ग्राफिंग की थी। लेकिन उसमें यह है कि जिस तरह मैंने पिछली एक एग्जांपल भी की थी जिसमें मेरे पास इंटरवल था 0 से 4 पाई, अगर आपको याद हो तो आप उसको रिवाइज करें, देखें। तो हमने बड़ा सिंपल सा तरीका किया था कि मैंने उसको 0 पाई बाई 2 और इस तरह से, मतलब बहुत ही दूर दूर के पॉइंट्स लेके और मैंने ग्राफ ड्रा कर दिया था। लेकिन क्या होता है कि अगर फ़र्ज़ करें कि मैं एक मैं 0 और पाई बाई 6 के दरमियान भी ग्राफ डेटा पॉइंट्स लेती हूँ, तो मैं क्या करूँगी कि थीटा 0 पे और थीटा पाई बाई 6 पे जो वैल्यू आएगी मैं उसको जस्ट ज्वाइन कर दूँगी। अब ये है कि बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि उनके दरमियान कोई जो है वैल्यू चेंज हो रही होती है, वो इतनी स्मूथ कर्व या स्ट्रेट लाइन या उस तरह से नहीं बनती, बल्कि वहाँ पे कोई डिम्पल आ जाता है, कोई लूप आ जाती है, कुछ आ जाता है, तो आप उसको नहीं समझ पाते, क्योंकि आपके पास डेटा पॉइंट वहाँ पे आप कैलकुलेट ही नहीं कर रहे हो, तो आप समझते हो कि वो एक स्ट्रेट लाइन है। तो इसलिए जो है ये चीज़ें जो है, क्योंकि और ये वजह क्या है कि वही बात है कि इनके पॉइंट की यूनिकनेस नहीं है। सो हम जो है ये इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए एक और तरीका जो है इसके पोलर कोऑर्डिनेट्स को ग्राफ करने का बताते हैं, जिसमें आपको ये सारी चीज़ें जो है वो हम इसको
फाइंड आउट कर सकेंगे कि कहीं पे कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे भी बाज़ दफ़ा हमें इस तरह से नहीं मिलते, और सारे के सारे मतलब कुछ मिल जाते हैं कुछ नहीं मिलते। और फिर इस तरह से बीच में जो लूप्स हैं, या हमें कहाँ पे आपका जो आर है वो पॉजिटिव हो रहा है, कहाँ नेगेटिव हो रहा है, कहाँ इंक्रीजिंग फंक्शन है, कहाँ डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये चीज़ें हमें वहाँ पे इतनी अच्छी तरह समझ नहीं आती। इसलिए हम एक और तरीका करते हैं, वो बड़ा आसान तरीका है लेकिन वो आपको एग्जैक्टली कैसे ग्राफ बन रहे हैं, कैसी लूप्स बन रही हैं, कैसे आपके उसके अंदर टिम्पल्स जो हैं वो बन रहे हैं कि तो वो चीज़ें आपको बताएगा। उसके लिए क्या है कि हम अनदर वे टू ग्राफ ए पोलर इक्वेशन r इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा इज टू मेक अ टेबल ऑफ r थीटा वैल्यूज। ठीक है, वो हमने पहले भी बनाया था, लेकिन अब हम क्या करेंगे कि हम कार्टेशियन r थीटा प्लेन बनाएंगे। वी प्लॉट द करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स इन कार्टेशियन r थीटा प्लेन, प्लॉट द वैल्यू ऑफ थीटा ऑन अ हॉरिजॉन्टल। क्या हमने करना है कि हमने थीटा को बजाय इसके कि वो सर्कुलर उसमें आप करें, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लें, अब हमने आर को थीटा को एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस बना लेना है कि थीटा हमारा उसके साथ वेरी कर रहा है। फिर उसके बाद क्या है कि उसके साथ जो आर है वो हमारा पहले आर फिक्स था या आर चेंज हो रहा था थीटा के साथ काउंटर क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, लेकिन अब ये है कि अब ये वर्टिकल जो है वो एक्सिस जो है उसको हम आर ले लेते हैं। और देन हम क्या करेंगे कि कार्टेशियन ग्राफ और फिर टेबल जो है उसका जो हम वो करेंगे, हम पॉइंट्स ड्रा करेंगे, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। और उसके बाद हम उस टेबल को, उस ग्राफ को टेबल बनाएंगे कि किस वैल्यू पे थीटा की किस वैल्यू पे आर की कितनी वैल्यू है, और फिर वो जाके हम उसमें आर थीटा और फिर हम अपना पोलर जो है ग्राफ वो ड्रा करेंगे। और इसमें ये है कि आपके पास ये है, इसको करके अब हम एक एग्जांपल से आपको बताते हैं कि कैसे है। फर्स्ट करें, हमारे पास एक कर्व है r इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2। हम इसमें r जो है वो फंक्शन ऑफ थीटा है, हम इसको r थीटा प्लेन में लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास cos थीटा जो है वो यहाँ पे जो आपकी गिवन एग्जांपल में है वो आपकी थीटा बाई 2 है, तो हमारा जो पूरे का पूरा पीरियड है cos का वो 2 पाई है कि आप 0 से स्टार्ट करते हैं और पूरे का पूरा वापस जाके क्लोज कर्व बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि थीटा पाई बाई 2 है, सॉरी थीटा बाई 2 है, तो हम इसको 2 पाई के बजाय, क्योंकि अगर 2 पाई लेंगे तो ये cos थीटा जो है वो cos पाई हो जाएगा। सो हम जो है वो थीटा को 4 पाई तक लेके जाते हैं ताकि ये हमारी पूरी का पूरा जो है वो लूप या पीरियड उसका कंप्लीट हो। उसके लिए क्या है कि आपके पास r जो है ये वर्टिकल है, आपने थीटा को हॉरिजॉन्टल ले लिया और आपने डिफरेंट वैल्यूज ली, आपने डिफरेंट वैल्यूज लेके एक कर्व ड्रा कर ली। जब आपके पास थीटा जो है वो 0 है तो आपके पास जो है यहाँ पे cos थीटा 0 होगा, तो दिस विल बिकम 1, तो 1 प्लस 1 जो है ये 2 आ जाएगा। और फिर इसी तरह से आप थीटा को वेरी करते चले जाएं और आपकी जो कर्व है वो इस शेप की बनती जाती है। अब इसका हमने टेबल कैसे बनाना है, हमने डिफरेंट वैल्यूज, यहाँ पाई बाई 2 है, ये पाई बाई 4 है। ठीक है, पाई बाई 4 से एक परपेंडिकुलर आप ड्रा करें, यहाँ से ये मेजर करें तो आपके पास ये आर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। इसी तरह से पाई बाई 2 पे एक से परपेंडिकुलर एक ड्रा करें आपकी कर्व पे, तो वहाँ पे आपको पाई बाई 2 पे आर की वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरह से आप डिफरेंट पॉइंट्स पे आर की वैल्यू कैलकुलेट कर लें। ठीक है, और उसके बाद जो है इसको हमने एज अ टेबल कंसीडर करना है। अब जो वैल्यू आपकी आ जाएंगी वो एंगल के साथ आ जाएंगी, यहाँ पाई बाई 4 है और जो आर की वैल्यू यहाँ पे आएगी वो आपका एक ऑर्डर पेयर बनेगा। इसी तरह से पाई बाई 2 पे जो आर की वैल्यू आएगी वो आर, और पाई बाई 2 जो है वो आपका एक ऑर्डर पेयर बनेगा। इसी तरह से यहाँ पे R3 हो जाएगा, R3 और यहाँ पे इस एंगल के साथ, एंड देन R4 और पाई के साथ है। ये आप इस तरह से टेबल यहाँ से बनाएंगे। जब टेबल बन जाएगा तो देन आप एग्जैक्टली वही XY कोऑर्डिनेट लेंगे और आप अपना जो है, जब आपके पास थीटा 0 है, ठीक है, तो आपने देखा, मैंने आपको बताया R इक्वल टू 2 है, तो आपने R को 2 पे यहाँ पे ये आपका
थीटा 0 पे ये है। फिर उसके बाद π/4 आप लें, यहाँ से आप एंगल थीटा ड्रा करें और उस जो आर की वैल्यू आपको वहाँ टेबल से मिली है उस आर पे आप यहाँ पे एक पॉइंट जो है वो लगाएं। देन आप π/6 पे आप आ गए, π/4 पे आ गए, π/3 पे आपने कैलकुलेट कर लिया। देन आपने π/2 पे आए। आप देखिए π/2 पे क्या है, π/2 पे जब आप करेंगे तो देन इट विल बिकम π/4, ठीक है। और cos π/4 इज नॉट इक्वल टू 0, ये 1/√2 होगा। सो आपने 1 + 1/√2 कैलकुलेट किया तो आपकी वैल्यू जो है वो यहाँ पे आपके पास r की वैल्यू आ गई। इसी तरह आप चलते जाएं और r को उसके साथ आप कैलकुलेट करते जाएं। जब आपने पाए लिया तो cos, क्योंकि θ/2 है तो cos पाए जो है, जब आप थीटा को पाए पुट करेंगे तो इट विल बिकम 0, ठीक है। और आपके पास r की वैल्यू 1 आ जाएगी। सो आपके पास r की वैल्यू यहाँ पे 1 है। एंगल आपके पास क्योंकि पाए है सो आपके पास ये कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है और एंगल आपके पास पाए है, ठीक है। इसी तरह से अगर -1 है तो ये आपके पास एंगल जो है वो 0 का बनेगा। और इसी तरह से ये लूप आपकी जो है शेप जो है वो इस तरह से आपका जो आप एंगल पे आते हो और आपके पास जो है वो वैल्यू जो है वो 4π पे अगेन आपके पास 2 आ जाएगा। और अगर आप यहाँ पे पाई लेते हैं तो देन इट विल बिकम 1। और नेगेटिव साइड पे जाएंगे तो ऑब्वियसली ये माइनस है तो ये आपके पास जो है यहाँ पे r जो है वो 0 पे आएगा और ये लूप आपकी इस तरह से बनेगी। अब यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है ये आपका अगर टेबल आपने किया तो आपको वो फंक्शन बताता है कि कहाँ पे आपका r जो है वो इंक्रीजिंग है, कहाँ पे r डिक्रीजिंग है और क्या कहाँ पे आपके पास जो है इस टाइप की कॉम्प्लिकेटेड या ये वाला पोर्शन आपको बड़ा आसानी से इस ग्राफ से मिल जाता है। तो ये एक और तरीका था कि आप पोलर ग्राफिंग कैसे करते हो। एक और एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास है कर्व है r² = sin 2θ, ठीक है। अब ये इसको हम पहले तो ये करते हैं कि हम इसको कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, एक वर्टिकल लाइन एक r² ले लेते हैं, फिर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लें थीटा की और फिर हम कार्टेशियन r² थीटा प्लेन में इसके का पहले ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। फिर उसको r² जो है वेरिएबल है दैट मे बी हैव नेगेटिव वैल्यू एज वेल एज पॉजिटिव वैल्यूज, ठीक है कि r² है तो इसमें हम पॉजिटिव भी नेगेटिव भी वैल्यू हमारी हो सकती हैं। सो हमारे पास जो ग्राफ बनेगा sin 2θ का वो ये बनेगा और यहाँ पे हमारे पास ये r² है, ठीक है। तो आपके पास ये पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, ये नेगेटिव वैल्यूज़ हैं r की और ये सारे का सारा आपने 2π तक जो है उसको ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि हम इसमें फिर अगेन कार्टेशियन r थीटा प्लेन में इसको ड्रॉ करते हैं, जहाँ पे आपके पास r जो है वो क्या हो जाएगा, वो आपके पास r इज इक्वल टू माइनस, ये आपके पास यहाँ से आप देखिए r विल बी इक्वल टू -√of sin 2θ। ये आपके पास एक लूप आएगी, दूसरी आपके पास, तो आपके पास दो कर्व्स बनती हैं, एक प्लस के साथ बनती है और एक माइनस के साथ बनती है, ठीक है। तो आपके पास जब आप, और ये भी आपने कार्टेशियन r थीटा प्लेन में दोबारा से इसको ड्रॉ करना है। जब आप ड्रॉ करेंगे तो अपर कर्व जो है, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये अंडर रूट में जो टर्म्स हैं वो कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। सो आपके पास जो पॉजिटिव की टर्म है वो सिर्फ और सिर्फ ये आपके पास ये वाला पोर्शन जो है ये आएगा यहाँ पे आपका, क्योंकि ये नेगेटिव उसमें चला गया, ये यहाँ पे आपके पास नहीं आपको मिलना चाहिए। फिर उसके बाद आपके पास ये इतना पोर्शन है और जब आप माइनस के साथ करते हैं ऑब्वियसली ये स्क्वायर रूट के अंदर वाली टर्म आपकी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, इमेजिनरी हो जाएगी, डिफाइंड नहीं होगी। सो माइनस के साथ जो आप करेंगे तो आपके पास फिर अगेन ये वाला पोर्शन आता है और ये आता है। तो आपकी दो कर्व्स की दो इक्वेशंस हैं, दो आपको कर्व्स देती हैं, एक पॉजिटिव वाली देता है, एक ये नेगेटिव वाली देता है। अब आप देखें कि यहाँ पे आपके पास जो जहाँ पे कर्व है वो 0 से π/2 है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फिर आपके पास कोई कर्व नहीं है π/2 से π तक,
ठीक है। पाई बाय 2 से पाई तक आपकी कोई कर्व नहीं है, मींस कि आपके सेकंड क्वाड्रेंट में आपको कोई कर्व नहीं मिलती। देन आपके थर्ड क्वाड्रेंट पाई से लेके 3 पाई बाय 2 तक आपको एक कर्व मिलती है, और देन आपके पास 3 पाई बाय 2 से 2 पाई तक भी फोर्थ क्वाड्रेंट में भी कोई कर्व नहीं है। सो जब आप इसको ड्रा करेंगे तो देखिए आपके पास ये जो है ये आपको लूप देगा जिसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी ये कुछ भी नहीं है, फोर्थ में भी नहीं है, और फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में आपको ये कर्व ये लूप देती है। सो आपके पास जो है अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपको एग्जैक्टली वो शो कर रहा है कि आपकी जो है वो कहाँ पे आपकी कर्व है, इंक्रीज कहाँ कर रहा है, डिक्रीज कहाँ कर रहा है, और कहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रहा। आप देखिए इन क्वाड्रेंट्स में सेकंड में और फोर्थ में आपकी ग्राफ नहीं एग्जिस्ट कर रहा। सो आपको बड़े आसानी से आपकी ग्राफ की शेप मिल जाएगी। तो ये एक तरीका है जहाँ पे आप कोई चीज़ मिस नहीं कर सकते अगर इस तरीके से आप ग्राफिंग करो। अदरवाइज जो पहला तरीका था उसमें हो सकता है कि आप कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट्स मिस कर जाओ, कुछ लूप्स और कुछ टेम्पल्स जो हैं जहाँ पे डिप आता है या उसमें इंक्रीज कर रहा है, या कुछ चीज़ें हैं या नॉन एग्जिस्टेंस है, तो वो आप मिस कर सकते हो। अब ये है कि आप देखिए फाइंडिंग पॉइंट्स वेयर पोलर ग्राफ्स इंटरसेक्ट। मैंने आपको कहा कि क्योंकि हमारी पोलर जो हैं कोऑर्डिनेट्स हैं, पोलर ग्राफ्स हैं, उनमें या पोलर पॉइंट्स हैं, तो वो एक पॉइंट जो है उसको उसके बहुत सारे पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं। तो इसलिए जो है वो, और फिर ये है कि अगर आप दो इकट्ठी इक्वेशंस दो ले लो और उसको आप साइमल्टेनियसली जब सॉल्व करते हो तो एक जो है वो इक्वेशन है, हो सकता है उसका, क्योंकि थीटा मूव कर रहा है, थीटा की वैल्यू आपकी उसके साथ आपका जो थीटा है वो वेरी कर रहा है। जब दोनों इक्वेशन को आप इकट्ठे करोगे तो थीटा एक वैल्यू के लिए आर उस तरह से मूव नहीं कर रहा, ठीक है। आप उस तरह से कर्व के साथ इकट्ठे मूव बाज दफ़ा नहीं कर रहे होते। जब एक इकट्ठे मूव नहीं कर रहे होते हो तो वो एक जगह पे एक वक्त में नहीं पहुंचते, सो इंटरसेक्शन में भी मिस कर जाए। तो इसलिए ये है कि कुछ तो इंटरसेक्शन पॉइंट आपको दे देती है ये इक्वेशन, लेकिन कुछ पॉइंट मिस कर देती है। उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसका ग्राफ बनाएं तब ताकि आपके तमाम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको मिलें। तो हम ये कहते हैं कि फाइंडिंग पॉइंट्स वेयर पोलर ग्राफ इंटरसेक्ट, द फैक्ट दैट वी कैन represent a point in different ways in polar coordinates make extra care necessary in deciding when a point lies on the graph of a polar equation and in determining the points in which the polar graph intersects। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्योंकि यूनिकनेस नहीं है ना, तो फिर ऑब्वियसली हमें केयरफुल होना चाहिए। The problem is that the point of intersection may satisfy the equation of one curve with polar coordinates that are different from one with which it satisfy the equation of another curve। ठीक है, एक पाई आप एक थीटा की वैल्यू ले लो, उस पे आर की वैल्यू एक इक्वेशन की कुछ आएगी, दूसरी इक्वेशन की कुछ आएगी, सो आपके पास जो है वो डिफरेंट होगा। Thus solving the equation of two curves simultaneously may not identify all their points of intersection। अभी हम ये देखते हैं कि ये है क्या, किस तरह से है, हम आपको इसका एक एग्जांपल से शो करेंगे। One sure way to identify all the points of intersection is to graph the equations। एग्जाम्पल देखिए, डिसेप्टिव पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। पहली बात तो ये है कि शो दैट द पॉइंट 2 और पाई, ये है आर है 2 और थीटा है पाई बाय 2, लाइज ऑन द कर्व आर इज इक्वल टू 2 cos 2 थीटा। कि हमने ये कह रहा है कि आप शो करें कि ये पॉइंट जो है इस कर्व पे लाई कर रहा है। अब जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं इस पॉइंट को इस कर्व में, इस इक्वेशन में, तो हमें क्या मिलता है कि r इज इक्वल टू 2 cos थीटा जो है उसकी पाई बाय 2 है। सो आपके पास जो है हमने सब्स्टिट्यूट किया तो आपके पास क्या आया, 2 cos पाई, जो कि आपकी पाई की cos पाई की वैल्यू जो है वो -1 होती है। सो दिस इज -1। तो ये तो गड़बड़ हो गई, विच इज़ नॉट ट्रू इक्वालिटी, कि आपके पास 2 इज इक्वल टू -2, ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो इसका मतलब हमें तो यही नज़र आ रहा है कि ये पॉइंट इस पे लाई नहीं करता। इट मे सीम दैट द पॉइंट दिस डज नॉट लाई ऑन द कर्व, द मैग्नीट्यूड इज राइट। ठीक है, इनकी मैग्नीट्यूड 2 है, इसकी भी मैग्नीट्यूड 2 है, लेकिन इनका साइन डिफरेंट है। ठीक है, तो दिस सजेस्ट, अब ये कि सिर्फ साइन का मसला है, और साइन में ऑब्वियसली हमने पोलर कोऑर्डिनेट्स में देखा है कि हम आर को किसी भी कोऑर्डिनेट में रख सकते हैं।
सो हम ये देखेंगे कि हम कोई और कोऑर्डिनेट पेयर देखेंगे, क्योंकि यूनिकनेस तो है नहीं। सो हम कोऑर्डिनेट पेयर बहुत सारे हो सकते हैं। सो हम कोई और ढूंढने की कोशिश करते हैं कि अक्सर हो सकता है कि कोई और इस तरह का हो जो कि इसको सेटिस्फाई करता हो, और जिसमें हमारे पास आर इधर पॉजिटिव होने के बजाय नेगेटिव हो। पॉजिटिव है तो आपके पास ये एंगल जो है π/2 है। अगर आर नेगेटिव होगा तो आपके पास ये एंगल हो सकता है π/2, और आर नेगेटिव है तो ये भी हो सकता है। सो इस डायरेक्शन में अगर देखें आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो यहाँ पे आर की वैल्यू है और ये π/2 है, ठीक है। और आपके पास यहाँ पे अगर मैं यूनिट्स भी ले लूँ तो ये आपके पास 2 यूनिट्स है और ये इस तरह से है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे -2 यहाँ पे ले लूँ तो -2 है, और ये एंगल क्या है हमारे पास, अगर हम इस साइड से जाएं तो ये प्लस है, π/2 हो जाएगा। तो ये आपके पास यही पोजीशन देगा। और अगर हम इससे इस साइड से जाएं तो आपके पास यहाँ पे जाएं तो ये आपके पास -2 और -π है, क्योंकि हम ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे। तो अगेन ये पॉइंट आपको जो है ये -2 और π/2 भी दे रहा है, और -2 और -π/2 भी यही पॉइंट आपको दे रहा है। सो अगर हम इसमें इन दोनों पॉइंट्स में से दोनों को यहाँ सब्स्टिट्यूट करके देखें, और जिसमें हम r को नेगेटिव लेना चाहते हैं, तो फिर क्या होगा। फिर हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने ये पॉइंट ले लिया जो कि मैंने आपको बताया कि इस साइड पे ये पॉइंट है, ये वाला -π/2 और -2 है। तो क्या होगा, हमने सब्स्टिट्यूट किया, अब r हमारे पास माइनस हो गया। सो हमने -2 इज इक्वल टू ये आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे आप देखिए कि आपके पास जो इक्वेशन गिवन है वो आपके पास 2 है, ठीक है। r इज इक्वल टू 2 cos 2 थीटा। सो हमने यहाँ पे r -2 है, 2 cos 2 -π/2, सो इट बिकम्स 2 cos ऑफ -π/2। तो cos माइनस जो है वो दैट इज इक्वल टू cos π, ठीक है। तो ये cos π हो गया, और इसका cos π जो है वो माइनस होता है -1, सो इट विल बिकम इक्वल टू -2। सो अब इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई हो गई। इसकी बजाय मैंने आपको बताया था कि अगर हम ये वाला ले लें ना, ये डायरेक्शन भी, तो π/2 है, अगेन आपके पास cos π भी जो है दैट विल अगेन वही सेम आपको यही रिजल्ट देगा। तो अब इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई हो गई, और आपने देखा कि ये वही पॉइंट है जो हमारे पास गिवन पॉइंट था, ठीक है। ये उसी के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये भी इसका कोऑर्डिनेट है, ये भी उसी का कोऑर्डिनेट है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, और इसका मतलब है कि ये पॉइंट जो है वो कर्व पे लाई करता है। अब आप देखिए कि पहले हमने जो फर्स्ट टाइम देखा तो हम परेशान हो गए कि ये तो इक्वेशन ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन जब हमने इसको एनालाइज किया और इसकी हमने उसी दूसरे कोऑर्डिनेट्स हमने इसके देखे, तो फिर हमें अंदाज़ा हुआ कि नहीं, ये भी कर्व पे लाई करता है। तो इस तरह की चीज़ें हमारे पोलर कोऑर्डिनेट्स में मौजूद हैं। सो हमें बहुत केयरफुल होने की ज़रूरत है। और एक और जो है वो ये है कि आपके कुछ पॉइंट्स जो हैं एल्यूसिव इंटरसेक्शन पॉइंट्स, कि आपको वो पॉइंट जो है वो नज़र नहीं आते। कुछ इस किस्म के पॉइंट्स हैं जो आपको वहाँ पे अगर इक्वेशन को सॉल्व करें तो आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर हम ग्राफिंग करेंगे तो हमें समझ आएगी। अब ये है कि एक आपके पास एग्जांपल है कि फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व r² इज इक्वल टू 4 cos थीटा एंड r इज इक्वल टू 1 - cos थीटा, ठीक है। हमने क्या किया, इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट वी कैन ऑलवेज फाइंड द पॉइंट्स वेयर 2 कर्व्स क्रॉस बाय सॉल्विंग देयर इक्वेशन साइमल्टेनियसली, क्योंकि उसमें पॉइंट्स यूनिक होते हैं, ठीक है। तो हम जब भी करते हैं, हमने पूरे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के में पूरा मैथमेटिक्स जो आपने अभी तक किया है, आप जब सॉल्व करते हैं 2 इक्वेशंस को, 3 इक्वेशंस को, आप बड़े आराम से उनके पॉइंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं और फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप फाइंड आउट कर सकते हैं, कभी भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पोलर कोऑर्डिनेट्स में ये थोड़ा सा मसला आएगा, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे कि पोलर कोऑर्डिनेट इट्स नॉट सो
साइमल्टेनियस सॉल्यूशंस में रिवील सम इंटरसेक्शन पॉइंट्स विदाउट रिवीलिंग अदर्स। ठीक है, कि जब हम साइमल्टेनियसली इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, अभी मैं आपको एग्जांपल जो है इसको आगे करते हैं तो आपको पता चलेगा कि जब हम इनको सॉल्व करते हैं तो कुछ पॉइंट तो हमें मिल जाते हैं, लेकिन सारे के सारे पॉइंट्स नहीं मिलते, जो कि हमें ग्राफिंग से पता चलेगा। तो सो हम क्या करते हैं कि हम पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, कि अगर हम यहाँ पे आपके पास है ये वाली इक्वेशन अगर हम ले लें तो हमारे पास क्या है, cos थीटा इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाय 4। मैं 4 से इसको डिवाइड कर देती हूँ तो मेरे पास cos थीटा इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाय 4 आता है। इसको मैं सब्स्टिट्यूट करूंगी r इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा में। हम ये करेंगे कि हम ये यहाँ पे ये वाली इक्वेशन लेते हैं, cos थीटा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 cos थीटा, तो cos थीटा होगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। हम इस इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करते हैं 1 माइनस cos थीटा में, तो हमारे पास क्या आता है, r इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस आर स्क्वायर बाय 4। इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 4r इज इक्वल टू 4 माइनस आर स्क्वायर। इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आर स्क्वायर प्लस 4r माइनस 4 आया। यहाँ से हमारे पास जो है वो r की वैल्यू, हमने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सो हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला, आपको सबको बच्चों को पता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ किया तो हमारे पास r की दो वैल्यूज आई, -2 प्लस 2 अंडर रूट 2 और एक -2 माइनस 2 अंडर रूट 2। अब ये जो वैल्यू है इनमें से एक माइनस वाली वैल्यू वो देखें तो दिस हैज़ टू लार्ज एन एब्सोल्यूट वैल्यू टू बिलोंग टू इधर कर्व। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपके पास r जो है वो cos थीटा जो है वो आपका -1 से 1 तक वेरी करता है। ठीक है, आपको पता है कि cos थीटा की वैल्यू -1 से 1 के दरमियान है, इससे आगे पीछे नहीं जा सकती। सो -1 और 1 के दरमियान का मतलब ये है कि आपके पास r या तो 0 और 0 और 2 के दरमियान वेरी करेगा। ठीक है, उससे आगे पीछे नहीं जा सकता। तो जब r 0 से 2 तक है तो ये तो आपके पास जब आप इसके करेंगे तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो 2 प्लस ये आ जाएगी। सो ये आपका जो है उस कर्व पे r लाई नहीं करता। सो हम इसको तो छोड़ देंगे, दूसरे r को हम लेंगे। ठीक है, और फिर थीटा जो है वो करस्पॉन्डिंग टू r ये जो है ये हम वैल्यू लेते हैं। हमारे पास था ये इक्वेशन थी 1 माइनस cos थीटा r इज इक्वल टू, हमने cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस r ले लिया, और फिर आपने जब इसको इन्वर्स लिया तो आपके पास cos इन्वर्स 1 माइनस r आ गया। अब r में हम सब्स्टिट्यूट करते हैं ये वैल्यू, ये तो हमने डिस्कार्ड कर दी, लेकिन ये वाली वैल्यू जब आपने इसमें सब्स्टिट्यूट की तो आपके पास क्या आया, cos इन्वर्स 3 माइनस 2 अंडर रूट 2। और ये आप टेबल में देख लीजिए या आप कैलकुलेटर पे देख लीजिए तो आपके पास ये 80 डिग्री आता है। cos क्योंकि माइनस और प्लस दोनों में आता है, सो इसकी दो वैल्यूज़ आपको मिल गई। सो आपके पास जो है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो हैं वो आपको दो मिले। ठीक है, 2 अंडर रूट 2 माइनस 2 एक ये वैल्यू है। ठीक है, और इसके साथ एक प्लस 80 डिग्री है और एक माइनस 80 डिग्री है। अब हम देखते हैं कि ग्राफ हमने जब ड्रा किया इन दो इक्वेशंस का, हमारे पास जो थी दो इक्वेशंस ये वाली, इन दोनों को जब हमने ग्राफ ड्रा किया तो आप देखिए कि हमारे पास जो है एक इक्वेशन की कर्व, जो इसकी कर्व है ये ब्लू वाली कर्व है। ठीक है, और ये जो इसकी कर्व थी वो हमारे पास एक ये वाली कर्व आ गई पॉजिटिव, क्योंकि r जो है वो हमारे पास इस यहाँ पे क्या आता है, r इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 अंडर रूट cos थीटा। ठीक है, ये आपके पास आती है। सो हमारे पास एक पॉजिटिव वाला ये सर्कल सा बना है। ठीक है, और उससे जो नेगेटिव वाला है वो ये सर्कल बना है। अब हमने देखा कि 80 डिग्री पे एक हमारे पास पॉइंट ये आ गया। ठीक है, जो हमारे पास दो पॉइंट्स आए ना, तो ये r जो था ये 2 अंडर रूट 2 माइनस 2, और आपके पास 80 डिग्री एक प्लस है एक माइनस है। तो इसको जब हमने देखा तो हमारे पास एक पॉइंट A जो आया ये है पॉइंट इंटरसेक्शन, ये पॉइंट है। लेकिन ग्राफ में अगर आप देखें तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये D भी है, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन C भी है। अब हमें वहाँ से ये पॉइंट नहीं मिले। ठीक है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जब हमने साइमल्टेनियसली इक्वेशंस को सॉल्व किया तो हमें सिर्फ जो है ना 4 में से 2 मिले। द अदर्स आर फाउंड बाय ग्राफिंग। और ग्राफिंग में देखिए कि आपके पास अगर यहाँ पे cos 0 है
ठीक है। इसमें cos 0 है तो आपके पास जो है वो R2 है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे इस कर्व का जब आपने एंगल 0 लिया तो आपके पास जो है वो R जो है वो 2 है, ठीक है। यहाँ पे हम एक सेकेंड हम देखते हैं कि कैसे है। R इज इक्वल टू +2 अंडर रूट cos थीटा एंड R इज इक्वल टू -2 अंडर रूट cos थीटा, ठीक है। अब हम अगर पहले हम सर्कल को ये दो सर्कल्स जो है ना, पहले इनकी वैल्यूज को हम देख लेते हैं। तो आपके पास क्या है कि जब आपके पास यहाँ पे थीटा 0 है तो आपके पास R प्लस आता है और थीटा 0 है तो R माइनस आता है। तो एक पॉइंट तो आपको ये मिल गया, एक पॉइंट आपको यहाँ पे मिल गया, ठीक है। दो सर्कल्स दोनों की इक्वेशंस आपके पास हैं। फिर उसके बाद जब आपके पास थीटा π/2 है, ठीक है, तो ये आपके पास R0 हो गया और ये भी R0 हो गया। सो यहाँ पे ये पॉइंट जो है यहाँ पे हम सेंटर पे पहुँच गए। लेकिन अगर हम इसमें देखें तो क्या है कि π/2 पे यहाँ पे π/2 पे R0 था, ठीक है, ये भी R0 है, लेकिन यहाँ π/2 पे R जो है वो 1 है। सो आपकी जो ये ब्लू वाली कर्व है वो यहाँ पे इस जगह पे आता है। अब एक थीटा की वैल्यू के लिए एक कर्व यहाँ पे है, उसी थीटा की वैल्यू के लिए दूसरी कर्व यहाँ पे है, ठीक है। सो वो साइमल्टेनियसली एक पॉइंट पे रीच नहीं करते। सो इसकी वजह से आपके पास जो है वो वैल्यू, अब यहाँ पे जब आप 0 पे आते हो तो ये 0 पे आती हैं, ठीक है, लेकिन ये है कि जब आप π/2 लेते हो तो ये साइमल्टेनियसली उस पे नहीं आती। सो आपकी जो है ये पॉइंट आपको इंटरसेक्शन जो है वो वैसे साइमल्टेनियसली सॉल्व करने से नहीं मिलता। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे पहुँचें तो हमारे पास जो है वो एक कर्व जो है वो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे, क्योंकि ये R की पाई पे, ये आपका पाई पे आपके पास 2 है और ये जो है वो आपका -2 जो है वो आपका -2 यहाँ से आप देखें तो ये आपके पास वैल्यू जब आती है 0 पे तो आपकी एक कर्व जो है वो -2 यहाँ पे आती है। तो ये आपके 0 पे आपका -2 है और ये जो है ये आपका इसका जो है वो आपका एक कर्व आपकी ये है, दूसरी आपकी अगर यहाँ पे पाई पे करें R, ये आपका देखिए यहाँ पे आप जब पाई पे पहुँचेंगे तो आपको ये पॉइंट मिलेगा, लेकिन आप इस पे जहाँ पे पहुँचेंगे तो ये आपको 0 पे मिलेगा। सो यहाँ थीटा 0 है, यहाँ थीटा पाई है। सो आप एक वक्त में इस पॉइंट पे भी नहीं पहुँच पा रहे, ठीक है। तो इसकी वजह से ना तो आपको ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलता है ना आपको ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलता है। जब हमने जब ग्राफिंग की तो हमें पता चला कि हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो 4 है। एक ये A है, B है जो कि हमें साइमल्टेनियसली इक्वेशन को सॉल्व करने से मिल गए, लेकिन D और C जो हैं वो हमें ग्राफिंग से पता चली। आपको एक तो ये है कि ये चीज़ें आपको आइडिया होना चाहिए, इसलिए पोलर कोऑर्डिनेट्स में पोलर इक्वेशंस को हमें ग्राफ करना ज़रूरी है ताकि हमें तमाम पॉइंट्स और तमाम लूप्स वगैरह जो है वो पता चलनी चाहिए। ये तो हो गया पोलर कोऑर्डिनेट की बात। हम अब 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आते हैं। अगेन हम जो है वो क्योंकि हमारा रियल लाइफ के तमाम प्रॉब्लम्स जो हैं वो 3 डायमेंशनल हैं। उसमें देखिए कि आप अगर मैं इस कमरे में बैठी हुई हूँ तो एक ये कमरा भी एक क्यूब है, ये 3 डायमेंशनल है, जिसमें आप अगर मैं इसको अपने इस साइड पे देखूँ, ये छोटी ये लाइन जो कमरे की है इसको मैं एक्स एक्सिस कह दूँ तो दूसरी लाइन को मैं उसको वाई एक्सिस कहूँगी और तीसरी लाइन को जी एक्सिस कहूँगी। क्यों? एक तो ये है कि आपकी इंग्लिश में एक्स वाई जी है, एक तरतीब है, ठीक है। वही ऑर्डर हम अगर यूज़ करें तो हमें अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम को राइट हैंड थंब रूल कहलाता है। आपने लाजमी पढ़ा होगा कि हम क्या करते हैं कि हम अपना एक्स कोऑर्डिनेट कोई भी लाइन लगा लें, कहीं भी लाइन लगा लें, जब एक्स पे आप अपना राइट हैंड रखें एक्स एक्सिस पे और आप उसको टर्न करें अपनी उंगलियों को, ठीक है। जब आपने ये एक्स एक्सिस है, आपने कहीं पे भी ये ड्रॉ किया, यहाँ पे आपने अपना राइट हैंड रखा और आपने अपनी उंगलियों को टर्न किया। जो उंगलियाँ आपकी टर्न होती हैं उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपके पास वाई एक्सिस होता है और जो डायरेक्शन आपकी थंब
को रिप्रेजेंट कर रही है वो आपकी z है, ठीक है। अगर हम इस डायरेक्शन में नहीं टर्न कर रहे, अगर हम अपना y एक्सिस उस साइड पे है तो फिर हमें ऑब्वियसली अपनी जो x एक्सिस से ही हमें जाना है y की तरफ, तो हम y को अपना हाथ इस तरह टर्न करेंगे। जब y इस तरह टर्न होगा तो आपका थंब नीचे की तरफ है, अब आपकी z डायरेक्शन जो है वो नीचे की तरफ होगी। सो आपका राइट हैंड रूल आपको ये कहता है कि आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन जो है वो हमेशा ऐसे होगी कि आप x से y की तरफ जाएंगे और थंब आपका z की तरफ पॉजिटिव होगा, ठीक है। लेकिन इस तरह से आप जाएंगे तो आपका x से y नेगेटिव होगा और आपका थंब की डायरेक्शन भी माइनस की तरफ, नीचे की तरफ होगी। सो हम कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो इस तरह से ड्रा करते हैं। यहाँ पे देखिए कि आपको वो बता रहा है कि अगर हम इसको ओरिजिन ले लें, जैसे मैंने आपसे कहा कमरे का वो कोना जो है इसको मैं 0 0 0 तीनों मेरे x भी, आप देखिए कि x की लाइन भी मैं वहाँ पे 0 ले लेती हूँ, ठीक है। मैं इसकी यहाँ पे एक पोजीशन इसको मैं खुद कह लेती हूँ कि इसको आप कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, लेकिन हमारे लिए आसान है कि हम यहाँ से रेफरेंस पॉइंट बनाएं और रेफरेंस पॉइंट जो है वो इसका ओरिजिन बनाएं, जो कि हम 0 0 0 पे मेजर करें और फिर उसके बाद हम इसकी x लेंथ ये लें, ठीक है। x ये हमने ली, देन हमने y की डायरेक्शन ये ली, उसके परपेंडिकुलर ये एंगल जो है ये 90 का एंगल है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है जो थंब से हमें मिला वो हमारे पास z है, ये जो है ये आपके पास, अब ये एंगल देखिए कि आपके पास ये एंगल जो है ये 90 का है, ये एंगल 90 का है, ये एंगल भी इसके साथ 90 का है। तो ये तीनों जो हैं डायरेक्शंस हैं ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। तो अगर हम इनके कोऑर्डिनेट्स देखें, ये एक छोटा सा एक क्यूबिक शेप आपकी बनी है कि हमने एक पोजीशन ले ली यहाँ पे, ये आपका x कोऑर्डिनेट है। x कोऑर्डिनेट है तो आप देखिए कि आपके पास ये प्लेन्स बन रही हैं। अगर मैं कहूँ कि फर्श मेरा ये है, ठीक है, आप फर्श को देखें, मैंने आपसे कहा ये आपका x कोऑर्डिनेट है, वो आपका y कोऑर्डिनेट है, तो ये जो आपका फर्श है वो आपकी XY प्लेन बनेगी, ठीक है। ये आपकी प्लेन बन रही है, जैसे हमने पहले इससे पहले आपने कोऑर्डिनेट्स की बात की थी XY की, तो ये आपकी प्लेन है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं सामने दीवार लूँ तो मेरे पास वो y कोऑर्डिनेट है, ये z कोऑर्डिनेट है, तो मेरी सामने वाली दीवार की जो प्लेन है वो YZ प्लेन है, ठीक है। इसी तरह से मैं अगर इस साइड पे आऊँ तो मेरे पास वो z है और ये x है, तो ये मेरे पास जो है वो XZ प्लेन है। तो ये मेरे पास 3 प्लेन्स बनती हैं, जो कि मैं अगर आपको दिखाऊं तो आपके पास जो है ये पीछे अगर आप देखें, ये नीचे जो इसके बेस पे है ये आपकी XY प्लेन है और पीछे जो है वो ये इसके बैक पे जो बन रही है ये वाली वो आपकी YZ प्लेन है और ये जो है ये आपकी XZ प्लेन है। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो लाइन है, ये लाइन आपकी, इसमें आपके पास z भी 0 है, यहाँ पे है आपका y भी 0 है और ये आप यहाँ पे इस पॉइंट से आप x पे इस लाइन पे आप हैं, ठीक है। तो आपके पास जो कोऑर्डिनेट्स हैं, x का कोऑर्डिनेट तो ये लेंथ है x, लेकिन आपके पास y भी 0 है, z भी 0 है, कि आप इस लाइन पे हो जहाँ आपके पास ना तो y है, y का वहाँ पे कॉर्नर के साथ आप परपेंडिकुलर आ रहा है ना, और यहाँ से भी। सो इसी तरह से हमारे पास जो दूसरा है यहाँ पे, ये दूसरा जो है वो आपके पास y एक्सिस पे है। अब यहाँ पे आप देखिए कि x आपका यहाँ पे 0 है, z भी 0 है, आपका सिर्फ y है, तो आपका इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है 0 y 0 है। आपका थर्ड आप जाएं तो थर्ड पे आपके देखिए कि आपके पास ये यहाँ पे है, अब इसमें आपके पास x भी 0 है, y भी 0 है, सो आपके पास कोऑर्डिनेट आपका 0 0 c है, ठीक है। और अब हम आगे आते हैं तो हम एक कोई भी जर्नल पॉइंट ले लेते हैं p x y c, ठीक है। कोई भी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x y z, हम क्या करेंगे, हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे XY प्लेन पे, एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे YZ प्लेन पे, एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे ZX प्लेन पे। इस पॉइंट से हम 3 परपेंडिकुलर तीनों प्लेन्स पे ड्रा करेंगे। परपेंडिकुलर मीन्स के 90 का एंगल बनाएंगे, वो आप यहाँ पे पॉइंट है ना, तो यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रा करूँगी तो मेरा XY प्लेन पे होगा। इस पॉइंट से जब मैं उधर जाऊँगी बिल्कुल स्ट्रेट तो वो मेरा YX पे परपेंडिकुलर होगा, इसी तरह से उस तरफ जाऊंगी तो ये मेरा YZ पे परपेंडिकुलर होगा। जब परपेंडिकुलर होगा तो ये मेरी प्लेन है, ठीक है। पहले XY
प्लेन में आएंगे तो हमारे पास z 0 है, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए कि इस प्लेन में z के कोऑर्डिनेट कोई भी नहीं है, 0 पे हम आए हैं, तो हमारे पास x y 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका परपेंडिकुलर जब इधर गया तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट आपका 0 हो गया एंड यू आर एट y z, कि यहाँ से आप देखिए एक्स वाई है, तो ये आपका डिस्टेंस जो है, कितने डिस्टेंस है, ये x है, यहाँ से परपेंडिकुलर है, सो ये इतने ही डिस्टेंस x एक्सिस से इतने डिस्टेंस पे मौजूद है। ठीक है, यहाँ पे हम मौजूद हैं। इसी तरह से हमारा ये डिस्टेंस जो है ये y है और ये इतना ही डिस्टेंस ये है परपेंडिकुलर, देखें तो ये y डिस्टेंस पे है। इसी तरह से हमने यहाँ देखा तो हमारे पास ये जो था ये हमारे पास y डिस्टेंस था और ये हमारे पास z डिस्टेंस था, तो इसके कोऑर्डिनेट ये आ गए। अब यहाँ पे हम आए तो ये आपकी एक्स जी प्लेन है, सो इसका y कोऑर्डिनेट 0 है और बाकी दो कोऑर्डिनेट्स ये हैं। सो आपका जो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं वो हम इसके ये 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो हम इसमें करते हैं। सो ये जो प्लेन है आपकी यहाँ पे ये पूरी ये प्लेन जो है इसके अंदर आपका x कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि वो वेरी नहीं कर रहा, आपका y वेरी कर रहा है और आपका z वेरी कर रहा है। इसी तरह से ये जो प्लेन है इसमें आपके पास y जो है वो कांस्टेंट होगा और आपका यहाँ पे ये देखिए कि यहाँ पे आपका ये z वेरी कर रहा है और आपका ये x वेरी कर रहा है। इसी तरह से जो ऊपर प्लेन है इसमें आपका ये z कांस्टेंट है, ये प्लेन आपकी है। ठीक है, ये z कांस्टेंट है और ये आपका बाकी x और y वेरी कर रहे हैं। सो हम इसको z प्लेन भी कह सकते हैं, इसी तरह इसको y प्लेन कह सकते हैं, इसको x प्लेन कह सकते हैं। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताती हूँ। द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट x y z ऑफ ए पॉइंट इन द स्पेस आर द नंबर्स एट विच द प्लेन्स थ्रू p परपेंडिकुलर टू द एक्सिस कट द एक्सिस। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स फॉर ए स्पेस आर आल्सो कॉल्ड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि एक आप देखें आपने एक स्क्वायर या रेक्टेंगल वहाँ पे ड्रॉ की। ठीक है, मैंने तो जस्ट आपको एक वो शेप ऐसी बताई ना, तो एक्स वाई जी मुख्तलिफ होंगे तो वो रेक्टेंगल बनेगी, अगर सारे के सारे इक्वल हैं तो वो आपको एक क्यूब की शेप देगा। सो ज़रूरी नहीं है कि एक्स वाई जी सारे के सारे हमेशा बराबर हों, सो आपका एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बनता है। ठीक है, दे मीट एट राइट एंगल्स, पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस हैव वाई एंड जी कोऑर्डिनेट इक्वल टू 0, दैट इज दे हैव कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट x 0 0। इसी तरह से हम बाकी पॉइंट्स की भी बात हमने की, आपको समझाया। इसी तरह से आपकी देखिए ये एक्स वाई प्लेन्स क्या हैं। एक्स वाई प्लेन आपकी मैंने आपको बताया अभी कि ये एक्स जी प्लेन है जहाँ y 0 है। ठीक है, आपका यहाँ पे ये y है, ये 0 है, तो 0 में आप देखिए ये रेड सी आपकी जो प्लेन नज़र आ रही है ये आपकी एक्स जी प्लेन है जहाँ आपका y 0 है। इसी तरह से ये जो ग्रीन वाली है इसमें आपके पास क्या है, x 0 है। जब x 0 है तो ये y z प्लेन है, y z में आ रही है। इसी तरह से ब्लू वाली प्लेन जो है वो आपका z 0 है, तो ये x y प्लेन है। सो हमारी ये प्लेन्स इस तरह से, जैसे मैंने अभी आपको बताया भी था, ये मैंने इसको ज़्यादा कलर्ड उसमें कर दिया ताकि आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ सके। अब इनको हम कैसे ग्राफ करेंगे। पहले तो प्लेन था तो सिंपल आप पेपर भी ये प्लेन है, अब बड़े आराम से इसको ड्रॉ कर लेते थे, लेकिन अब जो है वो आपके पास 3 कोऑर्डिनेट्स आ गए, 3 डायमेंशनल प्रॉब्लम हो गया। आपकी इक्वेशन जो है वो अगर मैं देखूं कि मेरे पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 क्या है, ये इक्वेशन ऑफ ए सर्कल है विद, और इसका ओरिजिन 0 पे है, इसका सेंटर जो है सर्कल का वो 0 पे है, ओरिजिन पे है, और इसका रेडियस जो है वो 2 है, लेकिन आपके पास z इक्वल टू अब 3 आ गया। तो हमारे पास क्या है, ये इक्वेशन पॉइंट लाइज ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, वो उसी तरह से है, लेकिन क्या है, पहले हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया था और हमने एक सर्कल ड्रॉ किया था। अगर मैं देखूं यहाँ पे तो हमने ये सर्कल यहाँ पे ड्रॉ किया था। ठीक है, मुझे तो मैं इसीलिए आपको कहती हूँ। अब मेरे पास एक और डायरेक्शन भी हो गई है। ठीक है, तो मेरे पास अब मैं इसको अगर x कह लूँ और इसको y कह लूँ, मैंने x y में यहाँ से 1 ले लें, ये 1 ले लें, आपके पास ये जो है एक सर्कल यहाँ पे x y प्लेन में बनता है। ठीक है, लेकिन आप ये समझिए कि ये आपका ये इस डायरेक्शन में कोई कोऑर्डिनेट फ़िलहाल नहीं है, लेकिन जब आप इसमें आप यहाँ पे 3rd डायमेंशन की बात करें कि आपके पास z भी मौजूद है और z इक्वल टू 3 है, तो मैं अगर इसके
करूं तो ये Z3 कहाँ पे होगा, ये तो मैं क्या करूंगी कि ये पूरे का पूरा सर्कल जो इस प्लेन पे मौजूद है, ठीक है, इसको मैं उठाऊंगी और उठा के Z=3 पे ले आऊंगी। ठीक है, मैंने कुछ भी नहीं करना, मैंने सिर्फ और सिर्फ इसको उठा के 3 यूनिट जो Z के हैं वहाँ से ऊपर उठाना है और मेरे पास जो है वो नया जो है वो सर्कल यहाँ बन जाएगा जिसकी पोजीशन यहाँ पे होगी। द पॉइंट लाइज ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इन दिस प्लेन मेक अप द सर्कल ऑफ 4। ठीक है, वो हम ये कर रहे हैं। ठीक है, हमने ये सर्कल बनाया, ये XY है क्योंकि मेरे पास जो था रेडियस था वो 2 है और इसका जो सेंटर है वो ओरिजिन पे है, 0 0 पे है। तो पहले जो है एक्स एक्सिस पे ये इसके कोऑर्डिनेट होंगे 2 0 0, वाई पे होंगे 0 2 0 और जी पे इसके फिलहाल 0 कोई कोऑर्डिनेट्स नहीं है। ठीक है, लेकिन जब मैं इसको प्लेन पे लेके गई, ये आपका ये वाला जो है ब्लू वाला सर्कल है ये आपका नीचे XY प्लेन पे है। ठीक है, आपके और Z 0 है। लेकिन जब मैं इसको 3 यूनिट्स ऊपर लेके जाऊंगी तो अब मेरे पास क्या है, अब मेरे पास ये सर्कल है जहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो अब क्या हुए, अब मेरे पास Y एक्सिस में 2 था, Z 0 था, लेकिन अब क्या है हमने 3 यूनिट्स ऊपर उठा लिया ना, तो अब Z के कोऑर्डिनेट जो है वो भी चेंज हो गया, वो 3 हो गया। इसी तरह से X एक्सिस पे भी जो है 2 0 3 हो गया और Z तो ऑब्वियसली ये लेंथ है, Z=3 है। सो आपके पास जो है सर्कल की इक्वेशन जो बनती है वो 3 डायमेंशन में, जब तक आप इसमें ये Z=3 नहीं लिखते ये आपकी प्लेन में ही सिंपल Z=0 पे सर्कल है। लेकिन जब Z को आप शामिल करेंगे, कोई भी वैल्यू देंगे, कोई भी इक्वेशन लिखेंगे तो आपका ये प्रॉब्लम जो है वो 3D में आ जाएगा। सो द सर्कल x² + y² = 4 इन द प्लेन Z=3। हम ये कहते हैं कि ये सारी की सारी प्लेन्स हैं। आप XY प्लेन की बात करते हैं, जितने भी आप पैरेलल जिस भी स्टेप पे आ जाते हैं दे आर ऑल XY प्लेन्स। ठीक है, और इसमें क्या है सारी की सारी, और वो फिर उनमें Z की वैल्यू चेंज होती जाएगी बट Z विल रिमेन कांस्टेंट फॉर 1 प्लेन। ठीक है, आप Z को 1 यूनिट उठाएं तो Z=1 पे ये प्लेन होगी XY, फिर Z=2 पे उठाएं तो Z प्लेन अगेन XY है लेकिन Z=2 होगा, 3 पे उठाएं और इसी तरह करें तो ये आपकी प्लेन्स जो हैं वो इस तरह से चेंज होती जाएंगी। अब हमने पहले तो हमने किया था 2 डायमेंशन की बात की थी, हमने डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स निकालना था, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरीके से जैसे हमने पहले किया था। हमारा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स P1 और P2 क्या है कि आपके इन दो का हमारे पास पॉइंट कहीं पे भी गिवन है। ठीक है, आपके पास XY प्लेन है, ठीक है, X Y और Z, ये डायरेक्शंस जो हैं ये पॉजिटिव हैं। ठीक है, तो मेरे पास कोई भी पॉइंट यहाँ पे है, चले मैं ये यहाँ नहीं लिखती, इस पॉइंट को इधर कर देती हूँ। यहाँ पे पॉइंट P है, X Y एंड Z। अब मैं क्या करूँगी, मैं परपेंडिकुलर इस पॉइंट पे लेती हूँ और अगेन मेरे पास कोई पॉइंट है यहाँ पे, इसको मैं ले लेती हूँ, P1 में ये रख लेती हूँ X1 Y1 C1। ठीक है, और इसी तरह से मैं यहाँ पे पॉइंट 2 ले लेती हूँ X2 Y2 एंड Z2। ठीक है, तो मैं इनको ज्वाइन करती हूँ, यहाँ पे ये पॉइंट है, इसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करती हूँ। तो डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P1 एंड P2, अब डिस्टेंस जो है वो इट विल ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव। ठीक है, चाहे आप X1 - X2 करें, स्क्वायर लेंगे तो वो आपको पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। सो हम इनका डिस्टेंस क्या करते हैं कि हमने इस डिस्टेंस को X2 - X1 करस्पॉन्डिंग, ये ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। ठीक है, ये हमेशा ऑर्डर्ड पेयर हैं, इनका ऑर्डर आप चेंज नहीं कर सकते। आप ये नहीं कर सकते कि X की जगह Y और Y की जगह X लिखो, आपने हमेशा X1 Y1 Z1 या XY Z की ही उसमें लिखना, और तमाम कोऑर्डिनेट्स जो हैं, तमाम जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, हर जो पहला उसका ये वैल्यू है वो आपकी X एक्सिस को शो करेगी, दूसरी वैल्यू Y एक्सिस को शो करेगी, तीसरी वैल्यू Z एक्सिस को शो करेगी। जब आपने लेंथ फाइंड आउट करनी है तो आपने पहले इसका जो कंपोनेंट है उसको उसमें से दूसरे पॉइंट के पहले कंपोनेंट को माइनस करना है इसी तरह से, और उसका स्क्वायर लेना है, जैसे हमने किया कि X2 - X1 स्क्वायर प्लस Y2 - Y
यहाँ पे y1 माइनस y2 इसीलिए मैंने लिखा था ताकि आपको एक हो कि ये फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इसको बेहतर होता है कि हम इसको 2 माइनस 1 ही करें ताकि एक रिदम में एक सिमेट्री रहे। ठीक है, तो y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर और अंडर रूट, क्योंकि डिस्टेंस स्क्वायर जो होता है वो आपका इन पॉइंट्स के डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर होता है। सो हमारे पास डिस्टेंस स्क्वायर को जब हमने किया तो हमने उसका डिस्टेंस लिया तो स्क्वायर रूट ले लिया, और यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ दो होती हैं, लेकिन क्योंकि हमारा डिस्टेंस जो है, लेंथ जो है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, सो हमने नेगेटिव को डिस्कार्ड कर दिया और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को हमने रखा। अब हमने सर्कल की इक्वेशंस तो देख ली थी, हमने स्फीयर की क्या है। स्फीयर की अगर आप देखें तो आपके पास क्योंकि 3 डायमेंशंस आ गई, दिस शुड लाई ऑन द ए पॉइंट pxy on the sphere of radius a centered at p। ठीक है, स्फीयर का सेंटर क्या है, x नॉट y नॉट c नॉट है। जैसे हम पहले ले रहे थे ना, सर्कल की बात कर रहे थे और हम कहते थे कि स्फीयर मैं आपको दिखाती हूँ, स्फीयर मुझे ड्रा करना और ज़्यादा मुश्किल लगेगा, मेरी ड्राइंग का मसला है, बहुत ही गंदा है। ये आपके पास है, इसका सेंटर था, हमने लिया था x नॉट y नॉट। ठीक है, और यहाँ हमारे पास जो था वो ये x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन है 0 0, x भी 0 y भी 0। तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपका यहाँ पे, ये डिस्टेंस जो है अगर मैं देखूँ तो ये x नॉट है, और ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे, ये डिस्टेंस आपका y नॉट है। तो आपके पास जो है पॉइंट जो भी होगा, कहीं पे पॉइंट आप देखें तो ये पॉइंट जो है वो आपका P वो क्या है, यहाँ से मैं इसको बजाय ये क्योंकि स्ट्रेट लाइन नहीं मैं बना रही, ये मेरी है, यहाँ पे आपके पास ये डिस्टेंस जो होगा ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है। सो मेरे पास ये होगा x नॉट प्लस सम, ये मैं फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है ये रेडियस a है, तो ये आपके पास जो है वो डिस्टेंस a पे आ जाएगा। तो इसके x कोऑर्डिनेट क्या होंगे, प्लस a cos थीटा होगा, और इसी तरह से y नॉट प्लस a साइन थीटा जो है वो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे अगर उसका रेडियस है। तो ये आपके ये है x नॉट प्लस a cos थीटा, ये डिस्टेंस है, और इसी तरह से आपका ये डिस्टेंस जो है वो यहाँ से इतना बनता है। तो आपके पास क्या है कि हमने इसको जो है स्फीयर की बात की, तो अब क्योंकि 3 डायमेंशन में और अगर उसका रेडियस स्फीयर भी, तो ज़ाहिर है कि उसकी तमाम तीनों डायरेक्शंस में उसके लेंथ जो है ओरिजिन से उसका डिस्टेंस जो है उसकी बाउंड्रीज के साथ वो a है। तो हमारे पास क्या है, x माइनस एक्स नॉट स्क्वायर, y माइनस वाई नॉट स्क्वायर, z माइनस जी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। हमारे पास ये पॉइंट है, यहाँ पे हमारे पास x नॉट y नॉट है, तो ये इसकी इक्वेशन क्या है कि हर पॉइंट जो आपको p x y z मिलेगा दैट विल बी x नॉट, ये डिस्टेंस जो है वो आपके पास जो है वो स्क्वायर, ये आपका ये डिस्टेंस है, आपको a स्क्वायर जो है डिस्टेंस वो दैट इज x माइनस एक्स नॉट, y माइनस वाई नॉट, z माइनस जी नॉट। ठीक है, तो स्क्वायर करेंगे तो आपके पास इसका ये आपकी इक्वेशन ऑफ स्फीयर होगी। अब इसमें ये चीज़ जो है ये आपको एक्स्ट्रा मिली है 3rd डायमेंशन के लिए, और ये बड़ा आसान है। अगर आप 3D में काम करते हैं और जस्ट आप एक ये वाली चीज़ ड्रॉप कर देते हैं तो आपको 2D के प्रॉब्लम सारे के सारे मिल जाते हैं। इसी तरह से अगर आप ये 2 ड्रॉप करें तो आपको 1D की लाइन की बात मिल जाती है। सो हमें अगर 2D और 3D की बात है तो हम 3D में काम करें और यहाँ से ये ड्रॉप करने के बाद आप इसको 2D में आराम से ले जा सकते हैं। अब ये है कि स्फीयर की बात है तो फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ अ स्फीयर, आपके पास ये इक्वेशन है। हम एग्जैक्टली वैसे ही चलेंगे जैसे हमने पहले सर्कल की बात की थी कि हमने इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लिया। ठीक है,
और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमने इसकी, क्योंकि सर्कल की इक्वेशन है और हमने कहा कि ये स्फीयर है, स्फीयर में तमाम जो है रेडियस कांस्टेंट है, सो हम इसको एक परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x को कॉमन किया, वाई स्क्वायर में कोई नहीं है, जी स्क्वायर माइनस 4z कर लिया और ये +1 है। जब हमने इनको किया तो हमने इसके परफेक्ट स्क्वायर बनाने हैं, तो हमने इसमें ये चीज़ ऐड की, 3/2 होल स्क्वायर एक ऐड किया एक्स के लिए, एक्स वाले कंपोनेंट के लिए। हमने 2 स्क्वायर जो है वो ये इसके लिए ऐड किया परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, क्योंकि ये 2 टाइम्स 3/2 है तो ये 3/2 हुआ, ये 2 टाइम्स 2z है तो ये इसकी वैल्यू हो गई। और ये और फिर क्योंकि ये चीज़ें जो ऐड की हमने, ये नंबर्स जो हमने ऐड किए वो हमने ये दूसरी साइड पे भी ऐड किए। ये हम -1 जो ये 1 जो है हम राइट हैंड साइड पे ले गए थे और हमारे पास ये कांस्टेंट वैल्यूज इस तरह से आ गई। अब ये परफेक्ट स्क्वायर बना तो ये x प्लस 3/2 होल स्क्वायर हो गया और z -2 होल स्क्वायर हो गया, दिस इज, और y के साथ कोई और नहीं है तो y स्क्वायर है। सो इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो 21/4 आ गया। सो आपके पास क्या है, स्फीयर है जिसका सेंटर है एट -3/2, y 0 है और z जो है वो 2 है, और इसका रेडियस क्या है, इसका स्क्वायर रूट आप ले लें तो 21/√21 डिवाइडेड बाय 2 ये आपका रेडियस आ जाता है। अब ये है कि हमारे पास इंटरप्रेटिंग इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज क्या कहती हैं कि आपके पास ये एक स्फीयर का एक्सप्रेशन है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, ये स्फीयर है जिसका सेंटर ओरिजिन पे है, इसका सेंटर 0 0 0 पे है। सो ये आपका स्फीयर है। ये इनइक्वालिटी क्या कहती है कि इसका जो रेडियस है वो तो 2 है, लेकिन ये स्फीयर इट इज़ लेस देन 2। इसका मतलब है कि ये आपका एक स्फीयर है जिसका वो इंटीरियर आपको बता रहा है, उसकी बाउंड्री नहीं बता रहा कि स्फीयर के जो आपके वो शेल है उसके ऊपर जो है वो वहाँ आप नहीं उसकी बात नहीं कर रहे, बल्कि अपने स्फीयर के, अपने बॉल के अंदर की बात कर रहे हो। दिस इज द इंटीरियर ऑफ द स्फीयर, ठीक है। उसके बाद ये जो है वो क्या है कि दिस इज लेस देन और इक्वल टू। अब जब इक्वल हो गया तो इसका मतलब है कि आप उस स्फीयर की भी बात कर रहे हो और उसके अंदर की भी बात कर रहे हो, बाहर की बात नहीं कर रहे। लेकिन जब आप ग्रेटर देन 4 की बात करोगे तो अब हम स्फीयर की भी बात नहीं कर रहे बल्कि स्फीयर से बाहर की बात कर रहे हैं। सो अगर इसमें इक्वल आ जाए, ठीक है, अगर इसमें इक्वल आ जाए तो आप स्फीयर के जो है उसकी जो शेल है, जो उसका मटेरियल है, बॉल के ऊपर सरफेस जो है, सरफेस की भी बात करोगे और उससे बाहर की भी बात करोगे। इसके अलावा ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जी इज इक्वल टू 4 एंड जी इज लेस देन और इक्वल टू 0। अब आप देखिए इसका सेंटर कहाँ है, 0 0 0 पे है, ठीक है, और z जो है वो लेस देन और इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि वो जो स्फीयर था उसको आपने सेंटर पे है, ठीक है, तो आप सिर्फ और सिर्फ उसका हाफ जो है प्याला, ठीक है, उस प्याले को जो कि इन द नेगेटिव z डायरेक्शन है, तो वो हेमिस्फीयर जो है वो आपका XY प्लेन में नीचे जो है वो चलेगा, ठीक है, कि आपके पास जो है वो XY प्लेन पे ये आपका स्फीयर है और ये पूरे का पूरा प्याला जो है वो नीचे है Z पे। ये तो हमने किया XY कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात की, XYZ 3 डायमेंशनल की बात की, हमने कुछ थोड़ी सी चीज़ें आपको बताई कि किस तरह से है, किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं इक्वेशंस को, स्फीयर की इक्वेशन क्या है या किसी रेक्टेंगल की इक्वेशंस क्या बनेगी, उसके पॉइंट कोऑर्डिनेट्स क्या बनते हैं। अब हम आते हैं वेक्टर पे, ठीक है। वेक्टर क्या होता है, वेक्टर जो है जैसे हम फोर्स अप्लाई करते हैं, डिस्प्लेसमेंट होती है या वेलोसिटी होती है, इनकी डायरेक्शन भी होती है, इनकी वैल्यू होती है, मैग्नीट्यूड्स होती हैं, ठीक है। फोर्स की मैग्नीट्यूड है, डिस्प्लेसमेंट की आप लेंथ देखते हैं, आप वेलोसिटी देखते हैं कि कितनी वेलोसिटी है, लेकिन वो एक डायरेक्शनल क्वांटिटीज़ हैं। कुछ चीज़ें हैं जो स्केलर हैं, जिस तरह मैस है, डेंसिटी है या कोई जो प्रेशर है, ये सारी की सारी स्केलर हैं, इनके साथ कोई डायमेंशन का कॉन्सेप्ट नहीं आता। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनके साथ डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट भी आता है और ऑब्वियसली फिर वो हम उसको स्प्लिट करते हैं उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स में, मैं आपको आगे बताऊंगी। सो हम वेक्टर जो है वो हम उसकी बात करेंगे और वो बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो फील्ड है। सो हमारे पास क्या है कि इनको हम वेक्टर कहते हैं क्योंकि दे रिप्रेजेंटेड बाय अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, ठीक है। जब भी हम इनकी बात करेंगे, फोर्स हम अप्लाई करेंगे तो हम हमेशा एक एरो लगाएंगे किस डायरेक्शन में है,
इसी तरह से वेलोसिटी की बात करेंगे तो वेलोसिटी आपको पता है कि आपकी जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी की बात नहीं कर रही, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात जब आप करते हैं तो एक आप वहाँ पे एक टेंजेंट लाइन एक पॉइंट पे लगाते हैं और इसकी एक डायरेक्शन बताते हैं कि किस डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। सो ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट्स जो हैं उससे वेक्टर को शो किया जाता है। सो हम जो एरो पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्शन एंड इट्स लेंथ गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्शन इन टर्म्स ऑफ सूटेबल चूजन यूनिट्स के आपकी फोर्स की यूनिट्स क्या हैं या डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या है और वेलोसिटी की यूनिट्स उसकी अपनी यूनिट्स जो भी चीज़ आप कैलकुलेट कर रहे हो उसकी यूनिट के साथ आप इसको बताओगे। फॉर एग्जाम्पल, अ फोर्स वेक्टर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट्स, इट्स लेंथ इज मेजर्ड ऑफ द फोर्सेस स्ट्रेंथ। ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर जो है पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, इट्स लेंथ इज स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है कि वेक्टर इज इन अ प्लेन इज अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। ठीक है, डायरेक्टेड है, इसकी डायरेक्शन होगी द डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ए बी हैज़ इनिशियल पॉइंट ए एंड टर्मिनल पॉइंट बी। कि इसमें ऑब्वियसली जब आप डायरेक्शन की बात करते हो तो फिर आपके पास जो है वो लाजमी है कि एक इनिशियल पॉइंट हो, एक उसका टर्मिनल पॉइंट के कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, और ए से बी दो पॉइंट्स हैं और उनकी डायरेक्शन के ए मूव कर रहा है बी की तरफ या बी मूव कर रहा है ए की तरफ, या आपको उसकी डायरेक्शन और जिस तरफ मूव कर रहा है, जैसे ए से बी की तरफ जा रहा है तो आप एक एरो लगाते हो कि ए से बी की तरफ मूवमेंट है, या फोर्स है तो ए की से बी की तरफ लगाई जा रही है, इस डायरेक्शन में कर रहे हैं। सो ये आपकी डेफिनेशन है। इट्स लेंथ जो है वो आपका ए बी है, ऑब्वियसली दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जा रहा है। सो इसकी लेंथ को जो है वो हम इस एब्सोल्यूट वैल्यू कहलाती है कि आपकी जो है इसमें यहाँ ये एब्सोल्यूट के लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं। सो दिस विल गिव यू द मैग्नीट्यूड ऑफ द दिस वैल्यू। ये फोर्स है या जो भी है आपके इसमें डिस्प्लेसमेंट है या वेलोसिटी है, इसकी वैल्यू आप इस तरह से, टू वेक्टर्स आर इक्वल इफ दे हैव द सेम लेंथ एंड डायरेक्शन। ठीक है, कि दो वेक्टर्स जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसकी वजह से हम बहुत सारी चीज़ों को सॉल्व करते हैं कि कोई भी दो वेक्टर्स जो हैं जिनकी एक तो लेंथ इक्वल हो और दूसरा सेम डायरेक्शन में कहीं पे भी हो, ठीक है, उनके कोई भी कोऑर्डिनेट्स हों, लेकिन क्या है कि वो पैरेलल हों, एक ही डायरेक्शन में हों और उनकी लेंथ बराबर हो, वो सारे के सारे इक्वल होते हैं। ठीक है, ये देखिए कि हम इसमें आप देखें कि सेम जो लेंथ है और सेम डायरेक्शंस हैं, ये सारे डिफरेंट वेक्टर्स हैं, ए बी है, सी डी है, 0 और ओ पी है और ई एफ है, ये सारे के सारे पैरेलल टू ईच अदर हैं, इन सब की लेंथ बराबर है। सो दे आर ऑल इक्वल। सो वी कैन राइट ए बी एरो के साथ इसकी डायरेक्शन है, सी डी में ये डायरेक्शन है, ओ पी की डायरेक्शन है और ई एफ, दे आर ऑल इक्वल वेक्टर्स। If V is a two-dimensional vector in the plane equal to the vector with initial point at the origin and terminal point at V1, V2, ठीक है, then the components of V is V1, V2, ठीक है, इसके component ये X component है, ये Y component है। If V is three-dimensional vector equal to the vector with initial point at the origin or terminal point V1, V2, V3, तो इसके कंपोनेंट जो हैं वो ये होंगे। अगर हम इस तरह से लें कि आपके पास एक ये आपके पास x है, दिस इज़ y, और यहाँ पे आपके पास कोई भी वेक्टर है इसकी, ठीक है, ये डायरेक्शन है और यहाँ पे मैं कोई भी पॉइंट ओरिजिन है और ले लेती हूँ, इसका इनिशियल पॉइंट इधर है, टर्मिनल पॉइंट आपका जो है वो यहाँ पे टर्मिनल पॉइंट में इसको P कह लेती हूँ, ये V1 V2 है। तो इसके कंपोनेंट्स क्या होंगे, कंपोनेंट्स ये होंगे, ये कंपोनेंट है इसका और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये कंपोनेंट इसका यहाँ पे है। अब ये डायरेक्शनल है, ठीक है, यहाँ पे हम डायरेक्शन करेंगे कि ये डायरेक्शनल है, ये आपका V1 है और ये डायरेक्शनल है और ये V2 है। तो हम इसको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखते हैं V1, V2, ठीक है। अगर 3D की बात है, कहीं थर्ड डायमेंशन भी मौजूद है
तो फिर उसमें हम V1 V2 और Z डायरेक्शन में डायरेक्शनल जो है 3 होगा, हम ये लिखते हैं। ये बाद में मैं आपको बताऊंगी कि हमारे पास यहाँ पे ये एक यूनिट वेक्टर हम इस डायरेक्शन में लेते हैं कि आपके पास यूनिट वेक्टर है एक, इसका मतलब ये है कि उसकी लेंथ 1 है। ठीक है, हम एक वेक्टर डिफाइन कर लेते हैं जिसकी लेंथ 1 हो और जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो, उसमें वाई डायरेक्शन और जी डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट ना हो। फिर एक वाई डायरेक्शन में हम यूनिट वेक्टर डिफाइन कर लेते हैं विद लेंथ 1 और उसके एक्स वाई कंपोनेंट 0 हो। फिर इसी तरह जी डायरेक्शन में हम कर लें, अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में नॉर्मली हम आई से शो करते हैं कि इसके ऊपर ये हैट लगा के, और इसी तरह से ये इसको जे और हैट लगाते हैं, तो हम ये कहते हैं कि दिस इज़ द यूनिट वेक्टर जिसकी लेंथ जो है वो 1 है और इट्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स। और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे ये बाद में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, लेकिन यहाँ मैं बता रही हूँ कि इसके कोऑर्डिनेट ये होंगे आई के। इसी तरह जे के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0, 1 और 0 होंगे। ठीक है, तो ये जो डायरेक्शनल हैं, तो जो पहला है इसका हम आई डायरेक्शन में होगा, दूसरा जे डायरेक्शन में होगा, तीसरा जो है वो के डायरेक्शन में होगा जो कि जी डायरेक्शन में है। तो इस तरह से हम कोऑर्डिनेट्स को, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये ऑर्डर्ड पेयर हैं और ये वेक्टर्स के हैं, तो इसलिए इसमें हम आगे पीछे चेंज नहीं कर सकते। तो कंपोनेंट फॉर्म 2 डायमेंशन में, 3 डायमेंशन में वेक्टर्स इस तरह है। और अब ये डायरेक्शनल है। If V is a 2-dimensional vector in the plane equal to the vector with initial point at the origin and terminal point, then the components of V are this. So हमारे पास ये मैंने एक आपको फिगर शो की है जो कि 3 डायमेंशंस में है। ठीक है, तो यहाँ से एक पॉइंट है आपके पास जिसकी जो है वो वेक्टर V1, V2, V3 है। यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, तो ये आपके पास क्या है, एक्स कंपोनेंट है V1, वाई कंपोनेंट की लेंथ जो है वो V2 है और जी कंपोनेंट की लेंथ जो है V3 है। तो हमारे पास ये पॉइंट जो है वो आपके पास जो है वो इसके कोऑर्डिनेट्स ये हैं। लेकिन अब क्या है, अब ये डायरेक्शनल हो गया है। अब इसके जो है डायरेक्शन वो ये है, अदरवाइज पहले तो हम सिंपल पॉइंट की बात कर रहे थे, लेकिन वेक्टर जब होगा तो इसकी डायरेक्शन होगी। इसी तरह से अगर ये डायरेक्शन दूसरी साइड पे आ जाती है तो एरो की डायरेक्शन ये हो जाएगी। हमारे पास जो है वो ये कंपोनेंट्स इस तरह से आ गए और ये आपकी पोजीशन वेक्टर है आपका पी क्यू की तरफ, कि पी से क्यू की तरफ आपके पास पोजीशन। और आप देखिए कि ये पॉइंट आपके पास कोई भी था, इसको हम इक्वल कर सेम है। ठीक है, हमारे पास ये x y1 y1 z1 है, x2 y2 z2 है। इसको आप यहाँ से इस पोजीशन पे ला सकते हैं। इसको ये जो है रेड वाला, ये इसका रिप्रेजेंटेटिव है। एक्चुअल जो आपका है लेंथ है या वेक्टर है वो ये है। इसको हमने यहाँ से शिफ्ट किया और पोजीशन इस पे ले आए, या हम ये कहते हैं कि हमने इसके कोऑर्डिनेट सिस्टम को चेंज कर लिया और 0 पे ले आए। तो 0 पे लाने के बाद आपके पास जो है इसकी पोजीशन वेक्टर, और हमारे लिए सॉल्व करना आसान हो जाता है। गिवन द पॉइंट्स p x1 y1 z1 एंड q दिस, तो हमारे पास स्टैंडर्ड पोजीशन वेक्टर v इक्वल्स टू पी क्यू। ठीक है, और वो क्या है, v जो है वो आपके पास x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। तो ये आपके पास वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे कि आप सिंपल जो है वो इसमें करेंगे। जब लेंथ की बात आएगी तो ऑब्वियसली फिर आप स्क्वायर और इनके स्क्वायर लेंगे और फिर सारा स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो आपको वेक्टर की लेंथ वहाँ से मिल जाएगी। द मैग्नीट्यूड और द लेंथ ऑफ द वेक्टर पी क्यू इज द लेंथ ऑफ एनी ऑफ इट्स इक्विवेलेंट डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट रिप्रेजेंटेशंस। ठीक है, इन पर्टिकुलर इफ v इज इक्वल टू x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, ये अभी पीछे हमने देख लिया है, इज द स्टैंडर्ड पोजीशन वेक्टर in 3D for PQ, then the distance formula gives the magnitude or length of V denoted by the symbol. ठीक है, ये सिंबल जो है वो हम जब यूज़ करते हैं तो ये हम 2D में यूज़ करते हैं, ये जब यूज़ करते हैं तो ये नॉर्मली हम 3D में यूज़ करते हैं। और ये जो होगी ये आपके पास क्या आएगा, ये दोनों सिंबल्स जो हैं ये आपकी लेंथ के लिए या नॉर्म्स के लिए यूज़ होती हैं। सो आप इसको कर सकते हैं। दिस इज इक्वल टू v1 स्क्वायर। कंपोनेंट्स इसके ऑब्वियसली हमने कहा कि v1 v2 v3 हैं, तो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर। ठीक है, और ये इनके करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स हैं।
x1 माइनस x2 स्क्वायर, y2 माइनस y1 स्क्वायर, z2 माइनस, यहाँ पे भी हमें एक सिमेट्री के लिए फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इसको सिमेट्री के लिए हमें यहाँ पे 2 माइनस 1 ही लिखें तो ज़्यादा बेहतर नज़र आएगा। द ओनली वेक्टर विद लेंथ 0 इज़ द ज़ीरो वेक्टर। ठीक है, ज़ीरो वेक्टर होगा। ज़ीरो को हम कैसे शो करेंगे, ये ऑब्वियसली ये देखें मैंने सारे ये बोल्ड लिखे हैं, लेकिन जब आप लिखोगे ना अब तो ऑब्वियसली आप अपने पेपर पे इतना मोटा तो नहीं कर सकते हो, बार बार लिखोगे तो राइटिंग ख़राब होती है, पेपर ख़राब होता है। सो आपको चाहिए कि आप इसके साथ वेक्टर के साथ जो है वो सिंपल जो है, जिस तरह मैंने ये वेक्टर लिखा ना v, तो इसके नीचे एक लाइन लगा दें। ठीक है, जब ये लाइन लगाएंगे तो इट विल रिप्रेजेंट अ वेक्टर। अगर लाइन नहीं लगाएंगे तो ये सिंपल v है, स्केलर है। तो जहाँ पे भी आपके पास ये बोल्ड में है, जो जहाँ पे भी नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं जब लिखूंगी हाथ से तो फिर ऑब्वियसली मैं आपको वेक्टर को विद दिस साइन करूंगी। जहाँ कहीं पे भी आपके पास वेक्टर आता है, याद रखिएगा कि हमेशा इसको इस सिंबल के साथ शो करते हैं, सिर्फ v के साथ नहीं शो करना, क्योंकि यहाँ तो हमने इसको बोल्ड कर दिया ना, इतना मोटा करके लिख दिया, इसको भी काफ़ी मोटा करके लिख दिया। तो जब मोटा करके लिखते हैं तो फिर तो हमें नज़र आता है कि ये इतना मोटा है, तो इट इज़ शोइंग वेक्टर, और जो ये नॉर्मल 0 0 हैं ये स्केलर हैं। ठीक है, लेकिन जब हम लिखेंगे तो हमें इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हमें इसके नीचे एक लाइन लगानी चाहिए। तो ये हमारे पास जो ज़ीरो वेक्टर है वो इसके कंपोनेंट 0 0 हैं, 3 डायमेंशन में 0 0 हैं। दिस वेक्टर इज़ आल्सो द ओनली वेक्टर विद नो स्पेसिफिक डायरेक्शन। ठीक है, ये एक वाहिद वेक्टर है। ऑब्वियसली इसकी कोई लेंथ ही नहीं है, जब लेंथ नहीं है तो आप इसकी डायरेक्शन भी नहीं दे सकते। अब यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है कि आपके फाइंड द कंपोनेंट फॉर्म एंड द लेंथ ऑफ द वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट दिस एंड टर्मिनल पॉइंट दिस। कैसे करेंगे? पहला तो ये है कि स्टैंडर्ड पोजीशन वेक्टर v रिप्रेजेंटिंग पी क्यू हैज़ कंपोनेंट्स। v1 कंपोनेंट इसका क्या है? x2 माइनस x1, दैट इज x2 आपका ये है। आपने देखें यहाँ पे आपका एरो किस साइड पे है, पी क्यू। सो आपने जब वेक्टर की बात करनी है तो यहाँ इसका ऑर्डर पेयर आप चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, ये ऑर्डर नहीं चेंज होगा। जब स्क्वायर की बात करते हैं फिर हम कहते हैं कि बेशक आप ऑर्डर चेंज कर सकते हो, लेकिन यह है कि अपनी एक प्रैक्टिस में रखो ताकि वो चेंज आपको परेशान ना करे, कि आपने जिस तरफ आपका ये क्यू के पहले कोऑर्डिनेट्स को आप करेंगे, क्यू के कोऑर्डिनेट्स में से पी के कोऑर्डिनेट को आप माइनस करेंगे। सो आप क्या कर रहे हैं, -5 माइनस ऑफ -3। सो ये होगा -5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -5 + 3 आपको -2 देता है। इसी तरह से v में आपके पास ये 2 है, 2 - 4 तो आपके पास -2 ये आ गया। फिर थर्ड जो कंपोनेंट है 2 - 1, सो आपके पास जो है वो ये 1 आ गया। सो आपके पास कंपोनेंट्स ऑफ फॉर्म ऑफ पी क्यू जो है वो आपके पास v वेक्टर जो बना वो -2 -2 1 कंपोनेंट है। लेंथ और द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर जो पी क्यू है वो हमने सिंपल हमारे पास है कि हमारे पास इसके कंपोनेंट्स आ गए। सो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर, स्क्वायर रूट जब आप लेंगे तो इसकी जो लेंथ है वो √9 आती है। हम माइनस साइन डिस्कार्ड करते हैं बिकॉज ऑफ लेंथ, तो हमारे पास वैल्यू जो है वो इसकी 3 आ जाती है। अब ये देखिए एक बड़ी जो है वो इम्पोर्टेंट कहना चाहिए इस हवाले से कि एक रियल लाइफ का प्रॉब्लम है जिसको हम इस में सॉल्व कर रहे हैं। तो इस सारे जो ये मैथमेटिक्स मैंने पहले भी आपको बताया है कि जितने भी प्रॉब्लम हैं ये आपको बेसिकली रियल लाइफ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम इसकी बेस बना रहे होते हैं। आपको मैथमेटिक्स बता रहे होते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी रियल लाइफ में ज़रूरत हैं और इनको हमें कैलकुलेट करना चाहिए और समझना चाहिए, क्योंकि सब चीज़ जो है मैथमेटिक्स से। अब यहाँ देखिए कि एक स्मॉल कार्ट इज़ बीइंग पुश्ड अलोंग अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर। ठीक है, आपने एक जो है ट्रॉली है, कार्ट है, उसको आपने खींच रहे हो, सॉरी पुश कर रहे हो, धकेल रहे हो। ठीक है, आपके पास एक ट्रॉली है या बेबी कार्ट है, या आप जाते हो सुपरमार्केट में, वहाँ से आप चीज़ें बाय करते हो, एक ट्रॉली में रखते हो और फिर उसको आप पुश करके लेके जा रहे हो। ठीक है, अलोंग अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर, के आपके ज़मीन के ऊपर आप उसको लेके जा रहे हो विद अ 20 पाउंड फोर्स F। ठीक है, मेकिंग 30 एंगल टू द फ्लोर, कि आपने उसको पुश किया, ज़ाहिर है आप उस कार्ट से या उस ट्रॉली से ऊंचे हो,
तो जो आपकी बाजू की का एंगल है वो हॉरिजॉन्टल के साथ जो है वो 30 डिग्री का बन रहा है और आप उसको 20 पाउंड की फोर्स से पुश कर रहे हो। व्हाट इज द इफेक्टिव फोर्स मूविंग द कार्ट फॉरवर्ड, आल्सो कैलकुलेट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, इफेक्टिव फोर्स क्या है कि जो उसको धकेल रही है, जिसकी वजह से वो आगे जा रहा है, तो आपने वो फोर्स फाइंड आउट करनी है और फिर उसके वर्टिकल कंपोनेंट भी देखना है। ये एक कार्ट है जिसमें आप यहाँ से ये आपका बाजू समझ लें, ये कार्ट का है, ये एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री बना रहा है, फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो 20 पाउंड। ठीक है, तो क्या है कि हम इफेक्टिव फोर्स इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, और फोर्स के कंपोनेंट लेट अस से कि हॉरिजॉन्टल के साथ हम उसका कंपोनेंट ए ले लेते हैं, वर्टिकल के साथ हम उसको बी से डिनोट कर रहे हैं, तो फिर हमारे पास क्या आएगा कि ए क्या आएगा, ए विल बी इक्वल टू एफ cos 30 डिग्री। आप देखिए कार्ट है तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, f cos 30 डिग्री। ठीक है, आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। ठीक है, तो आपने जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो आपके पास ये 10√3 पाउंड जो है वो आपका ये कंपोनेंट इफेक्टिव फोर्स आपकी हुई कि आप इतनी फोर्स इस पे अप्लाई हो रही है। द वर्टिकल कंपोनेंट इज b जो है वो -f sin 30 डिग्री। माइनस क्यों? इसलिए कि वर्टिकल कंपोनेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपकी फोर्स इधर लग रही है, आपका ये आप पुश इसको आगे की तरफ कर रहे हो, तो ये वेक्टर भी इधर है, तो इस वेक्टर का जो रिजल्टेंट वेक्टर है दैट विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, वो उसको नीचे की तरफ है, उसका जो वेट है वो उसको कर रहा है। तो b जो है माइनस साइन थीटा है, -20 और -10 पॉइंट टोटल जो है ना b कंपोनेंट आपका बनता है। सो आपके पास क्या है कि नेगेटिव बिकॉज इट पॉइंट डाउन जस्ट एड्स वेट टू द कार्ट। ठीक है, कि इसका वजन है जो कि इसको फोर्स को कम कर रहा है। फोर्स आपकी जो है वो थोड़ी इस पे जितनी आप अप्लाई कर रहे हो, आप देखें ना इसके कंपोनेंट कितना हो रहा है। ठीक है, आपने 20 पाउंड की फोर्स अप्लाई की, लेकिन आपकी जो इफेक्टिव फोर्स है वो 10 और √3 के बराबर है। बाकी फोर्स जो है वो उसके वेट की वजह से ज़ाया हो रही है कि आप जितना वेट ज़्यादा करोगे ऑब्वियसली उसकी इफेक्टिव फोर्स आपकी उतनी ही कम लगेगी। सो ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा प्रॉब्लम था जो कि हमने इसमें जो है वो इसको वेक्टर्स के हवाले से सॉल्व किया। तो बच्चा आई होप कि आपको ये कोई इतना मुश्किल नहीं लगा होगा। हमने आपके कुछ पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात की। पोलर कोऑर्डिनेट्स में हमने आपको कहा कि कुछ जो है ग्राफिंग का के प्रॉब्लम्स आते हैं जब हम करते हैं, तो उसके लिए हमने एक और तरीका आपको बताया कि पहले इसको कार्टेशियन आर थीटा प्लेन में ड्रॉ करें और उससे एक टेबल बना के उस टेबल को फिर आप जो है ड्रॉ करें तो आपको अच्छे जो हैं वो और सही वाले ग्राफ्स मिलते हैं। फिर उसके अलावा जो उसमें लूप्स या डिम्पल वगैरह आते हैं वो भी आपको समझ आते हैं। फिर इसके अलावा हमने कहा कि अगर आप पोलर इक्वेशंस को वैसे साइमल्टेनियसली सॉल्व करो तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको सारे के सारे नहीं मिलते। ठीक है, उसकी बाज़ दफ़ा मिलते हैं, बाज़ दफ़ा नहीं मिलते, लेकिन ये है कि देयर आर चांसेस कि आपको सारे के सारे पॉइंट ना मिलें। उसकी वजह क्या है कि उसकी वजह यह है कि आपकी जितनी भी इक्वेशंस होती हैं जब उसमें थीटा जो है वो आप वेरी करते हो तो वो थीटा जो है वो सारे के सारे थीटास के लिए वो किसी एक पोजीशन पे इकट्ठा नहीं पहुंचता। आपकी आर जो है वो कहीं और मौजूद होता है, एक इक्वेशन के लिए आर आपका दूसरा जो है वो कहीं और मौजूद होता है। जैसे हमने देखा था कि π/2 पे दोनों नहीं इकट्ठे पहुंचे और इसी तरह से पाई पे दोनों इकट्ठे नहीं पहुंचे, तो आपकी जो है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको इसलिए नहीं मिले। लेकिन जहाँ पे आपकी सेम वैल्यू के लिए, सेम थीटा की वैल्यू के लिए सेम आपको आर मिलेगा, वो आपको पॉइंट देगा। ठीक है, उसके बाद हमने कुछ बात की थी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की 3 डायमेंशनल में। उसमें मैंने आपको बताया कि आप राइट हैंड रूल, और ये आप जब बाद में काम करोगे और जब आप अपनी जो जहाँ भी आपके प्रॉब्लम्स आएंगे तो आप जब करोगे, जब कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करोगे तो आपको ये राइट हैंड रूल बहुत याद रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये आप इसके लिए जब आप रिजॉल्व करते हो कंपोनेंट्स को XYZ में,
या आर थीटा जी में या आर थीटा फाई में, और आप अपना राइट हैंड रूल जो है वो भूल जाते हो और आप उसके बजाय एक्स के बजाय वाई और वाई के बजाय एक्स लिखते हो, तो ऑब्वियसली जब अगर आप उसको ध्यान नहीं दोगे और आप उसकी पॉजिटिव वैल्यू दोगे तो वो एक्चुअली वो नेगेटिव होगी। ठीक है, आपका जी की डायरेक्शन बदल जाएगी, थर्ड डायरेक्शन आपकी बदल जाएगी। तो आपके जो ग्राफ हैं वो आपको रियल वैल्यू नहीं देते, वो आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलेगा। सो ये बहुत केयरफुल होने की ज़रूरत होती है कि जब आप कहीं पे भी करेंगे फिज़िकल प्रॉब्लम्स में, जब आप आगे जाएंगे तो आपको ये बहुत ही अच्छे तरीके से याद रहना चाहिए कि आप हमेशा अपने कोऑर्डिनेट्स को अपने उसको सही तरीके से लिखना और वहाँ से आप उसकी अपनी चीज़ों को रिजॉल्व करना। ठीक है, उसके बाद हमने वेक्टर्स की थोड़ी सी बात की, थोड़ा सा मैंने आपको वेक्टर्स का बताया, लेकिन इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको उसकी डिटेल, उसकी डेफिनेशंस और फिर आगे जो है फर्दर इसको हम करने की कोशिश करेंगे। तो हमने आज का काम यहाँ पे ख़त्म किया। थैंक यू वेरी मच बच्चा, अल्लाह हाफिज़।